एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत 1 का चैप्टर 8 गांव, शहर और व्यापार का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला हेडिंग है लोहे के औजार और खेती। पहला पॉइंट, इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इस महाद्वीप में 3000 साल पहले लोहे का उपयोग हुआ। हमारा दूसरा पॉइंट है महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महापाषाण कब्र में। महापाषाण कब्र में लोहे के हथियार और औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के उपयोग का प्रमाण मिला है। हमारा चौथा पॉइंट है जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल लोहे के बनने लगे। अब जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ किससे बनने लगी? लोहे के। और हलों के फाल किससे बनने लगे? लोहे के। ये हमारा प्राचीन भारत के हथियार और ये है फाल, हल के फाल। हमारा दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। का पहला, सिंचाई। पहला पॉइंट है समृद्ध गांव के बिना राजा और उसके राज्य का बने रहना मुश्किल है। समृद्ध गांव के बिना किसका बना रहना मुश्किल है? राजा और उसके राज्य का बना रहना मुश्किल है। हमारा दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें? सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा तीसरा पॉइंट है सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर और कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। सिंचाई के लिए क्या किए जाते थे? कुआं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, नहर और कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है गांव में लोग रहते थे। हमारा पहला हेडिंग है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उझावर और भूमिहीन मजदूर तथा दास को केदिसियार या अधिमई कहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? वेल्ला कहते थे। और साधारण हलवाहों को उझावर, भूमिहीन मजदूर और दास को क्या कहते थे? कदेसियार या अधिमई। हमारा दूसरा पॉइंट है उत्तर भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद वंशानुगत था। उत्तर भारत में गांव का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था ग्राम भोजक। और यह पद क्या था? वंशानुगत था। मतलब पिता के बाद पुत्र को यह ग्राम भोजक का पद मिलता था। हमारा तीसरा पॉइंट है ग्राम भोजक प्रभावशाली होने के कारण कर वसूलने और न्यायाधीश का काम करते थे। ग्राम भोजक क्या थे? बहुत ही प्रभावशाली थे। इसके लिए उन्हें राजा क्या देते थे? कर वसूलने का कार्य देते थे और न्यायाधीश का काम भी देते थे। हमारा चौथा पॉइंट है गांव में अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। गांव में अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिनके पास अपनी जमीन थी, उन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बुनकर और बढ़ई जैसे शिल्पकार रहते थे। अधिकांश गांव में कौन कौन रहते थे? लोहार रहते थे, कुम्हार रहते थे, बुनकर रहते थे और बढ़ई जैसे शिल्पकार रहते थे। हमारा चौथा हेडिंग है सिक्के। पहला पॉइंट, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे जो कितने साल चले? 500 वर्ष चले आहत सिक्के। हमारा दूसरा पॉइंट है चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। चांदी सिक्के किससे बनते थे? चांदी और तांबे से बनते थे और सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते। आहत कर मतलब पीट कर बनाए जाते थे, इसी कारण इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ये हमारे प्राचीन भारत के प्रमुख आहत सिक्के। हमारा पांचवा पॉइंट है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। पहला पॉइंट, मथुरा 2500 साल से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा क्या है? 2500 वर्ष से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2500 वर्ष से अधिक समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के मुख्य मार्ग पर स्थित था। दो मुख्य मार्ग पर कौन कौन से? इसका एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। इसका एक रास्ता क्या था? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा रास्ता कहाँ जाता था? उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। हमारा तीसरा पॉइंट है इस शहर के चारों ओर किले बंदी थी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा के शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। और मथुरा एक बेहतरीन
मूर्ति बनाने का केंद्र था। हमारा चौथा पॉइंट है लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण की दूसरी राजधानी बनी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा क्या थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। हमारा पांचवा पॉइंट है यह बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा क्या था? बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा छठा पॉइंट है मथुरा में प्रस्तर खंड और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में क्या मिले हैं? प्रस्तर खंड और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। हमारा सातवां पॉइंट मथुरा के अभिलेख में सोनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, वृत्त बनाने वालों का उल्लेख है। मथुरा के अभिलेखों में किसका किसका उल्लेख है? सोनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। प्रमुख ये है हमारे प्रमुख मथुरा शैली में बने मूर्तियाँ, प्रमुख मूर्तियाँ। हमारा छठा हेडिंग है शिल्प और शिल्पकार। पहला पॉइंट नगरीय पुरास्थल से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। नगरीय पुरास्थल से बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं। बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए इन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी काले और चमकीले पात्र। उत्तरी काले और चमकीले पात्र कहते हैं इन्हें क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं इसलिए इसे उत्तरी काले कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कपड़ों के उत्पादन में उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई प्रमुख केंद्र थे। कपड़े के उत्पादन में कौन कौन प्रमुख केंद्र थे? उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरई कपड़े उत्पादन में प्रमुख थे। हमारा तीसरा पॉइंट है प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपनी अपनी संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी क्या करते थे? अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें इन संघों को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। हमारा चौथा पॉइंट है श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। श्रेणियों का क्या क्या काम था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। हमारा पांचवा पॉइंट है श्रेणियाँ बैंक के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। श्रेणियाँ क्या थी? एक बैंक की तरह काम करती थी जहाँ लोग अपना पैसा जमा रखते थे। हमारा सातवां हेडिंग है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। पहला पॉइंट अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहां ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अरिकामेडु कहाँ अवस्थित है? पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। क्या थी? एक पत्तन मतलब बंदरगाह था जहाँ ईंट का एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। क्या रहा होगा? गोदाम रहा होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा यानी कि रोम साम्राज्य के बर्तन मिले हैं जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ से कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन एकदम रोम की समान था पर ये यहीं बनाए गए थे। हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? रोम लैंप और शीशे के बर्तन और रत्न मिले हैं। ये है अरिकामेडु का ईंटों से बना बंदरगाह और यहाँ से एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हमारा आठवां हेडिंग है व्यापार और व्यापारी। पहला पॉइंट दक्षिण भारत सोना, काले मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोना के लिए, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। हमारा दूसरा पॉइंट है काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काली सोने के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च को रोम साम्राज्य वाले काली सोने के नाम से बुलाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम शहर तक पहुंचाते थे। व्यापारी इन सामानों को कहाँ कहाँ से ले जाते थे? समुद्री रास्ते थे और सड़कों के रास्तों से रोम तक पहुंचाते थे। हमारा चौथा पॉइंट है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाली। यह व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे, नए समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। यह व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी करते थे। यह है हमारे रोम, यहाँ है रोम और यहाँ है हमारा भारत। यहाँ से मसाले समुद्री रास्ते से यहाँ से पार होते थे या फिर
स्थल रास्ते के द्वारा, सिल्क रूट से द्वारा यहाँ भी पहुँचे थे। रोम तक जाने के 2 मार्ग थे, एक समुद्री मार्ग यहाँ से और एक स्थलीय मार्ग सिल्क रूट वाला। हमारा 9वां पॉइंट है समुद्री तट से लगे राज्य। पहला, करीब 2300 साल पहले चोल और पांड्य दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। करीब 2300 साल पहले चोल और पांड्य ये 3 राज्य हैं जो दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है चोल और पांड्य मूवेंदर थे जिसका अर्थ है 3 मुखिया। चेल चोल पांड्य को क्या कहते थे? मूवेंदर कहते थे। मूवेंदर का अर्थ है तमिल भाषा में 3 मुखिया। हमारा तीसरा पॉइंट, यह तीनों नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये अपनी प्रजा से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग क्या करते थे? हमारा चौथा पॉइंट, यह कभी कभी सैनिक अभियान पर निकल पड़ते और कर वसूल कर कुछ अपने पास रखते और अपने साथियों में बांट देते थे। यह कभी कभी दूसरे राज्य पर सैनिक अभियान भी करते थे। ये समुद्री पार भी सैनिक अभियान करते थे और वहाँ से कर वसूल कर लाते थे और कुछ अपने पास रखते थे तथा अपने साथियों में बांट देते थे। हमारा 5वां पॉइंट है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। इन राजवंशों के 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। छठा पॉइंट, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। यहाँ है हमारा चोल राज्य, ये पांड्य और ये चेर, ये दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे। ये है सातवाहन राज्य का क्षेत्र। सातवाहन राज्य का क्षेत्र है हमारा।